नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी के गेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में हूबहू रहेगा। ये नया मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग याद कर लेना, नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि इस बार सबका आएगा 450 प्लस नंबर। ठीक है, इसलिए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना आप लोग, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही मैं आप सभी को प्रश्न देता रहूँगा हर विषय का, ठीक है। चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला नंबर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर पूछे कि किस सन में हुआ था तो बता देना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, लेकिन केवल जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, तो आप लोग मध्य प्रदेश बता देना। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 नंबर का आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। सभी स्टूडेंट याद रखना, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए ही मानता है। तो दूसरा का भी आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग याद रखना, 20 के दांत पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, तो 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 20 के दांत एक कहानी है। और आपको पता है कि 20 के दांत के पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, और यह एक प्रकार का कहानी है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है जी। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित हो जा रहे हैं। तो बहुत लोग इसका आंसर गलत भी दे देते हैं, लेकिन उन लोगों का समझ के बाहर है, इसलिए इसका आंसर गलत दे देते हैं। मत मतांतर आप लोग आंसर याद रखना जी, सी नंबर होगा मत मतांतर। ठीक है जी, याद रखना सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे आकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं हिंदी का ही नहीं, साइंस के, बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी होगा, जितने भी आपके 10th में सिलेबस पढ़ना है, सबका मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और मेरा बताया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ता है। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था। तो याद रखना मैक्स मूलर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर भारत से हम काशी के पाठ के लेखक है। ठीक है, और मैक्स मूलर जी का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये सब भी याद रखना, एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जब टाटा आयरन एंड अलॉय स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक उसी सन में इनका जन्म भी हो गया था। ठीक है, तो मैं आप सभी को इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट है, और आप एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जानना बेहद ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे से होगा मैं पूरा आप लोगों के लिए करूँगा, बस आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो मैं क्वेश्चन जो 7 नंबर में बताया वो क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ ही दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करके और अंत में सब कोई एक एक कमेंट करके चले जाना। ठीक है, एक एक कमेंट कर देना।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मराठी भाषा की लिपि है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मराठी जो भाषा होती है ना, मराठी भाषा की लिपि, मराठी भाषा ज़्यादातर महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई पुणे ये सब महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर इसकी मतलब कि बोली जाती है। तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, देवनागरी ही लिपि है, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि जो होती है ना वो देवनागरी लिपि होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। देखिए देवनागरी लिपि हम लोग की भाषा है, ठीक है, हम लोग की क्या है, देवनागरी भाषा है। तो कह रहा है कि मराठी भाषा से कौन सा अक्षर है जो देवनागरी लिपि से भिन्न है। मराठी भाषा का एक ही अक्षर है ल, ये जो ल है ना, ये मतलब कि देवनागरी लिपि से अलग होता है। मराठी भाषा में इसको हम ऐसे शायद लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है ल को, शायद हम थोड़ा बहुत देखे हैं। तो आप लोग देख लेना कि मराठी भाषा में ल को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक बार इस सर्च करना। बाकी सारे के सारे जो भी मतलब कि देवनागरी लिपि है वो सब मराठी भाषा में है, लेकिन ल को अलग कर दिया गया। एक बार देख लेना कि ल में और क्या फर्क पड़ता है मराठी भाषा में, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताए ना, ल होगा, आंसर होगा बी नंबर जी, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के रचनाकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के रचनाकार है अमरकांत, ठीक है। अमरकांत बहादुर पाठ के लेखक है, ठीक है। बहादुर का है एक प्रकार का कहानी है और उस कहानी के लेखक अमरकांत जी है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, जो आपके हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट शेक्सपियर कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा चुका भी है, ठीक है। तो आप लोग आंसर टिक लगा देना ऑप्शन नंबर ए पर, नाटककार। शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार। आंसर क्या होगा, 13 का आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं आप सभी को ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है इससे 5 क्वेश्चन बताऊंगा और 5 में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पर पंडित बिरजू महाराज का संबंध डुमरा क्या लखनऊ घराना से है, आंसर होगा आपका सी नंबर। और मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मृत्यु किस वर्ष की उम्र में हो गई थी, तो 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इनका संबंध किस घराने से, तो लखनऊ घराने से, यहाँ पर आपको बता दिया। और चौथा क्वेश्चन पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किस उम्र में पुरस्कृत किया गया था, तो 27 साल के उम्र में। इन चारों में से 2 प्रश्न अवश्य रहेगा, इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं इतना आप लोगों को बता दिया, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 1938 में जन्म हुआ था और किस घराने से संबंध करते हैं, तो लखनऊ घराना, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, लखनऊ घराना। और 54 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, 27 साल की उम्र में इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। देखिए अभिनयों में बहुत लोग आंसर टिक लगा देंगे कि अभिनयों में भाषण देखने के लिए बुलाए गए थे, कोई टिक लगा देता सिनेमा देखने के लिए, तो कोई टिक लगा देगा कविता पाठ पढ़ने के लिए। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सी नंबर। जो कठिन लग रहा है ना कि पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए, तो आप डायरेक्ट समझना महाभारत देखने के लिए अभिनयों में लेखक को बुलाया गया था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। मछली एक प्रकार की कहानी है और उस कहानी के लेखक है हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर जी। अगला क्वेश्चन है, रसूलन बाई कौन थी, नर्तकी, कवित्री, गायिकी या फिर लेखिका। तो याद रखना आंसर होगा डी नंबर, गायिका, ठीक है। रसूलन बाई एक गायिका थी, आंसर होगा डी नंबर जी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के यानी कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। आंसर होगा जी आपका सी नंबर, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, ठीक है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक जी की रचना कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, गुरु नानक जी की जो रचना है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने वही गुरु नानक जी की रचना है। अब इसका अर्थ क्या आता है, एक समझ में मैं आपको बता दूं, जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी कि जो दुख में आपका साथ न दे, यही मतलब कि कहना है गुरु नानक जी का। जो दुख में आपको साथ न दे तो उस व्यक्ति से रिश्ता रख कर क्या फ़ायदा, जो दुख में साथ नहीं दे रहा है, उनका यह कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और आप लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है। कविता अगर आप लोग पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो बहुत लोग टिक लगा देंगे, समुद्र में, आकाश में, स्वर्ग में। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ना ही स्वर्ग में, ना ही आकाश में, ना ही समुद्र में, बल्कि ब्रह्म का निवास होता है काम क्रोधहीन व्यक्ति में। जो काम करता है और काम करके मेहनत से पैसा कमाता है, मेहनत से अपना 2 वक्त की रोटी खाता है, उसी व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से गौर कर लेना, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, गोरखपुर या फिर सौराष्ट्र? तो आप लोग याद रखना, रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रजभूमि में चले गए थे जी, ठीक है। आंसर क्या होगा जी? आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, कभी अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया है? तो बहुत लोग इसका आंसर टिक लगा देंगे जनता को, क्योंकि जनता से संबंधित बहुत लोग इसका आंसर जनता से संबंधित आप लोग ज़्यादातर ध्यान देते हो। तो नहीं, आप लोग वो मत करना, वो गलती मत करना। मेघ को अगर मेघ न देकर अगर बादल दे तो बादल पर भी आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। बादल को भी आप लोग टिक लगा सकते हो, ये याद रखना। मेघ को वही मतलब समझ लेना, एक तरफ से बादल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बादल नहीं दिया, मेघ दिया, तो मेघ को आप लोग टिक लगा देना। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 23 नंबर, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को ही कहा है, बादल को ही कवि ने पर्जन्य कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 23 का सी नंबर बादल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या फिर किसी भी क्वेश्चन में उनको समझ से बाहर है, किसी भी क्वेश्चन में है, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल, आप ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ना आप हमसे कमेंट करके बोलिएगा, सर हम मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ा बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अब जब आप बोलिएगा ही नहीं तो मैं कैसे आप लोगों को बता पाऊँगा? तो आप कृपया करके बोलने का प्रयास करिए, तभी तो मैं आप लोगों को बता पाऊँगा, ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि प्रेमधन किनका उपनाम है? प्रेमधन किनका उपनाम है? तो याद रखना 24 का आंसर होगा बी नंबर, बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम होता है प्रेमधन। जैसे अज्ञेय उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जी का, वैसे ही प्रेमधन उपनाम होता है बद्री नारायण चौधरी का, ठीक है। और ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वो जो क्वेश्चन मैं बताया कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय, तो ठीक है, हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय, ये मतलब कि अज्ञेय का पूरा नाम है। वैसे ही दोस्तों ये भी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 का आंसर ठीक लगा देना बिना कुछ सोचे समझे। 25 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी नंबर पर, ठीक है, ग्राम्य, ठीक है, ग्राम्य यानी कि गाँव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो यहाँ पर 26 का जी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी का। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है? तो दिनकर जी का, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का भी उपनाम होता है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। आपको ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखना होगा, नगर के चौक पर यहाँ पर दिया है, तो आप लोग इसी क्वेश्चन को याद कर लेना, नगर के चौक पर जी, ठीक है, नगर के चौक पर। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो वही अज्ञेय जो मैं आपको उनका पूरा नाम बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन ये अज्ञेय का पूरा नाम है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपके पंजाब में, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था?
नहीं, एक मिनट, पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ था, सॉरी, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा जी, सी नंबर का, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर कुंवर नारायण। और अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? हमारी नींद कविता में जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर मक्खी का। आंसर क्या होगा, सी नंबर मक्खी का जी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो मैं आपको बता दूं 32 का आंसर होगा डी नंबर भूमिजा। भूमिजा जीवनानंद दास की नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? अगर कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ा होगा पाठ या फिर क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा कभी, तो क्या करेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, तो फटाक से टिक लगा देगा। अमरूद के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाता होगा, आम के पेड़ पर तो आम खाता होगा, नहीं तो कोई लोग नदी के किनारे टिक लगा देगा। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर कपास के पेड़ पर। कहाँ पर बोलता है? तो कपास के पेड़ पर जी, आंसर टिक लगाना सी नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? तो रेनर मारिया रिल्के जर्मनी देश के कवि है। आंसर क्या होगा 34 का जी, बी नंबर जर्मनी देश के कवि, वो हमारे देश के नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? सबको पता है कि 1950 में, यानी कि 1950 यानी कि 1950 ईस्वी में भारत में जनतंत्र की स्थापना हुई थी। बहुत लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर भी टिक लगा देंगे। अक्सर कई ऐसे छात्र लगा देते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वही आंसर टिक लगा देंगे, लेकिन ऐसा गलती से भी मत करना, नहीं तो ये तो आपका नंबर गया एक नंबर, ठीक है। और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना तो आपको फुल नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जी आपका, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो उर्वशी। आंसर क्या होगा? उर्वशी। आंसर होगा आपका बी नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 36 नंबर, ठीक है। एक मिनट 36 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो यहाँ पर 36 का तो आंसर, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, शायद उर्वशी होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर संस्कृत के 4 अध्याय दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर बी ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो पिन करके आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? देखिए हिंदी वर्णिका का ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे। दही वाले मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो यानी कि उस कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रंगपा था, तो रंगपा एक जुआड़ी किस्म का व्यक्ति था, रंगपा यानी कि जुआड़ी था, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो आंसर होगा सातकोड़ी होता। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है? ईश्वर पेटलीकर जी, ईश्वर पेटलीकर जो माँ कहानी के कहानीकार है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 का जी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजराती। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन। सबको पता होगा, एम रंगराजन नहीं बल्कि एस रंगराजन, एस रंगराजन, ठीक है, एस है, ठीक है। तो एस रंगराजन सुजाता जी का असली नाम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक एक कमेंट जरूर कर देना। सभी विद्यार्थी फर्ज बनता है, ठीक है, फर्ज बनता है सर का वीडियो देखें, अच्छा लगा और अच्छे क्वेश्चन बताए तो कमेंट तो करना बनता है। कुछ भी कमेंट करिए लेकर, या फिर लेकर कमेंट करिए सर मेरे को इस सब्जेक्ट में कमजोरी है, आप इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बताइए, तो मैं उसी सब्जेक्ट का बताऊँगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग क्या करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है।